हेलो दोस्तों, आज आप लोग को हम पॉलिटिकल साइंस क्लास 12th का जो 100 नंबर पूछता है, 50 सब्जेक्टिव पूछता है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 50 बुलाए हैं। इसी तरह आप लोग को हम 400-500 क्वेश्चन अभी करवा देंगे, जो आप लोग को क्वेश्चन यहीं से लड़ेगा। बस आप लोग क्वेश्चन को देखते जाइएगा। आप लोग को 50 क्वेश्चन, कुछ भी क्वेरी होगी तो हम नंबर यहाँ पर दिए हुए, तो आप लोग इस पर कमेंट कर सकते हैं चैनल पे, नहीं तो नंबर से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो बताइएगा, हम पीडीएफ भी दे देंगे। तो देख लीजिए, पहला क्वेश्चन देखिए, राजनीतिक विज्ञान को किसने राज्य का अध्ययन कहा है? राजनीतिक विज्ञान को किसने राज्य का अध्ययन कहा है? तो किसने कहा है? तो अरस्तू ने कहा है। किसने कहा है? अरस्तू ने कहा है। राजनीतिक विज्ञान को राज्य का अध्ययन किसने कहा है? तो अरस्तू ने कहा है। तो हम जल्दी जल्दी क्वेश्चन को करवाएंगे। दूसरा क्वेश्चन देखिए, हमारा चैनल पे आइएगा दोस्तों, आप सब्सक्राइब करने में कोई पैसे नहीं लगते, तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। अचीव एकेडमी 94 पे आइएगा आप लोग, अचीव एकेडमी 94। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, राजनीतिक विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? राजनीतिक विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? राजनीतिक विज्ञान का जनक अरस्तू को कहा जाता है। राजनीतिक विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? तो अरस्तू को कहा जाता है। एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाएंगे, इसने क्यों कुछ भी ले आएंगे। तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। तीसरा, राज्य के कितने अनिवार्य तत्व होते हैं? राज्य के कितने अनिवार्य तत्व होते हैं? तो 4। राज्य के 4 अनिवार्य तत्व होते हैं। देखिए पहला, इसका कुछ हम इसमें बताते भी जाएंगे। देखिए पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। देखिए जनसंख्या, पहला होगा जनसंख्या। अनिवार्य तत्व क्या क्या होते हैं? देखिए जनसंख्या, निश्चित भूभाग होनी चाहिए राज्य के लिए, निश्चित भूभाग होनी चाहिए, इसके लिए आपके पास निश्चित भूभाग होनी चाहिए। तीसरा सरकार, चौथा संप्रभुता। अगर हम पॉलिटी आप लोगों को थ्योरी में पढ़ाएंगे ना, तब आप लोगों को हम इस डीप में बताएंगे क्या होता है। राज्य के कितने अनिवार्य तत्व होते हैं? तो 4 होते हैं। जनसंख्या, निश्चित भूभाग होनी चाहिए राज्य बनने के लिए, एक सरकार होनी चाहिए, संप्रभुता होनी चाहिए। तो समझ गए, तीसरा के चौथा आंसर हो जाएगा। देखिए राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? तो क्या है? राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व संप्रभुता होगा। राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व संप्रभुता होगा। राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? तो संप्रभुता होगा। समझ गए आप लोग। 5वां, संप्रभुता की अवधारणा किससे संबंधित है? संप्रभुता की अवधारणा किससे संबंधित है? संप्रभुता की अवधारणा किससे संबंधित है? 5वां क्वेश्चन। तो देखिए स्वतंत्रता से संबंधित है। किससे संबंधित है? स्वतंत्रता से संबंधित है। 6ठा क्वेश्चन देखिए, लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? लोकतंत्र का जनता का शासन। लोकतंत्र का मतलब ही क्या होता है? जनता का शासन। जैसे आप चाइना में देखिएगा लोकतंत्र नहीं है, नॉर्थ कोरिया देखिएगा यहाँ पे लोकतंत्र है, नॉर्थ कोरिया में देखिएगा तो लोकतंत्र है नहीं है। तो यह क्या होगा? जनता का, लोकतंत्र का जनता का शासन होगा। धार्मिक शासन होगा, कानूनी शासन होगा, राजा का शासन होगा? नहीं, लोकतंत्र का अर्थ ही होता है जनता का शासन होगा। यहाँ पे जनता शासन करेगी। यहाँ पे क्या करेगी? जनता शासन करेगी। जनता शासन करने का मतलब देखिए, कोई भी प्रधानमंत्री कुछ भी बनता है ना, तो क्या करती है? जनता वोट करती है, तो जनता का ही यहाँ पे शासन है। तो समझ गए। भारत में लोकतंत्र का स्वरूप कैसा होगा? तो प्रत्यक्ष होगा। प्रत्यक्ष होगा ना लोकतंत्र का स्वरूप। भारत में लोकतंत्र का स्वरूप क्या होगा? प्रत्यक्ष होगा। भारत में लोकतंत्र का स्वरूप कैसा होगा? तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र होगा। प्रत्यक्ष लोकतंत्र देखिए, जैसे आप चुनाव होता है मान लीजिए लोकसभा का, तो क्या एमपी को आप चुनते हैं, वोट डालते हैं ना। एमपी क्या करता है? प्रधानमंत्री को चुनते हैं, तो क्या होगा? प्रत्यक्ष लोकतंत्र होगा। 8वां, संविधान का रक्षक कौन होता है? संविधान का रक्षक कौन होता है? तो सर्वोच्च न्यायालय होगा। इसमें संविधान का रक्षक कौन होता है? तो सर्वोच्च न्यायालय। आप बोलिएगा कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद नहीं है, तो हम डीप में पढ़ाएंगे तो आपको पता चले सर्वोच्च न्यायालय क्यों होता है। आप देखते हैं कभी मौलिक अधिकार को कोई हनन करता है, कहाँ जाते हैं आप? सर्वोच्च न्यायालय जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट जाते हैं ना। आप सुप्रीम कोर्ट किस लिए जाते हैं? इसलिए आप जाते हैं कि सरकार कोई ऐसी कानून ना बना दे जिससे आपके मौलिक अधिकार का डिस्टर्ब हो, संविधान को मान लीजिए कुछ ऐसा चेंज ना कर दे। इसलिए क्या सर्वोच्च न्यायालय है कि आप कुछ ऐसा चेंज नहीं कर सकते हैं। समझ गए। नहीं तो ऐसा नहीं रहता तो मान लीजिए कि संसद कोई भी कानून पारित कर देती है, मान लीजिए आपके मौलिक अधिकार को ख़त्म कर देती। ठीक है, तो समझ गए आप लोग, सर्वोच्च न्यायालय होगा।
नामा देखिए, भारत का संविधान कब लागू हुआ, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। भारत का संविधान कब लागू हुआ, इतना तो आप लोग को सबको पता होगा, बताइए। तो 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान कब लागू हुआ, तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। 10वां क्वेश्चन देख लीजिए, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। 10वां क्वेश्चन देख लीजिए, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो बताइए 10वां का आंसर कौन सा होगा। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ये सब लोग याद कीजिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने आदर्श हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने आदर्श है, तो 11 के 4 आदर्श है इसमें। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 4 आदर्श है। मौलिक अधिकार कितने हैं, आपके पास मौलिक अधिकार कितने हैं, बताइए। बी 6 मौलिक अधिकार है आपके पास, तो बी इसका आंसर। मौलिक अधिकार कितने हैं, तो 6 हो जाएगा मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार कितने हैं, तो 6 हो जाएगा। अगर आप बोलिएगा तो 6 हम लिख के थोड़ा लिख देता हूँ इसको, चौथा, 5वां, एक छठा। समानता का अधिकार आप देखे हैं, समानता का अधिकार पहला, समानता का अधिकार। दूसरा हो जाएगा क्या, स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा में हो जाएगा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार हो जाएगा 5वां। और छठा जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो आपके पास 6 अधिकार हैं, समझ गए। जैसे समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18 में दिया हुआ है। इसी तरीक़े से इसको जब हम डीप में पढ़ाएंगे ना आप लोग को पॉलिटी, तब आप लोग को हम ये बताएंगे। तब तक इतना समझिए कि समानता का, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का, संस्कृति, समानता का सबके लिए एक समान होना चाहिए, स्वतंत्रता का अधिकार सबके लिए एक समान होनी चाहिए, स्वतंत्रता, शोषण के अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार सबके लिए, किसी भी धर्म को आप मान सकते हैं, उसके लिए आप पैसा इकट्ठा कर सकते हैं। संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, किसी भी आप संस्कृति कल्चर को मान सकते हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, तो समझ गए। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन से जोड़े गए थे। मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन से जोड़े गए थे, तो 42वां संविधान संशोधन द्वारा यह मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन से जोड़े गए हैं, तो 42वां संविधान संशोधन द्वारा यह जोड़ा गया है। 14 नंबर देखिए, नीति निर्देशक किस देश से लिए गए हैं। ये तो आपको पता ही होगा, आयरलैंड से लिए गए थे। किससे लिए गए थे, नीति निर्देशक किस देश से लिए गए, तो आयरलैंड से। 15 नंबर, भारत में संसदीय शासन प्रणाली किस देश से ली गई है। भारत में संसदीय शासन प्रणाली किस देश से ली गई है, एक सेकेंड, तो ब्रिटेन से ली गई है। ये किससे ली गई है, भारत में संसदीय शासन प्रणाली किस देश से ली गई है, तो यह ब्रिटेन से ली गई है। इसका सी हो जाएगा। संघात्मक व्यवस्था, देखिएगा कि संघात्मक व्यवस्था का अर्थ क्या है। संघात्मक व्यवस्था का अर्थ क्या है, तो शक्तियों का विभाजन। आप देखिए संघात्मक व्यवस्था का अर्थ क्या है, शक्तियों का विभाजन। आप देखिएगा केंद्र और राज्य होता है, एक केंद्र सरकार होती है, एक राज्य सरकार होती है, दोनों में शक्तियों का बंटवारा होता है। आप देखिएगा होता है ना, कुछ ऐसे मैटर होते हैं जिस पे केंद्र सरकार कानून बनाती है, कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जिस पे राज्य सरकार कानून बनाती है, तो दोनों में शक्तियों का बंटवारा होता है। संघात्मक व्यवस्था का अर्थ क्या होता है, शक्तियों का विभाजन। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, 17 नंबर, भारत में संघीय व्यवस्था को क्या कहा जाता है। भारत में संघीय व्यवस्था को क्या कहा जाता है, तो संघीय अर्धसंघीय कहा जाता है। संघीय व्यवस्था को क्या, अर्धसंघीय। संघीय व्यवस्था का मतलब होता है कि अर्धसंघीय मतलब कुछ राज्य सरकार के पास रहती है, कुछ केंद्र सरकार के पास, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, अर्धसंघीय बोलेंगे। मतलब कुछ ऐसे
मुद्दे होते हैं जिस पे राज्य सरकार कानून बनाती है, कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जिस पे केंद्र सरकार कानून बनाती है, तो इसलिए अर्थसंघीय होगा। राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है दोस्तों? राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है? ये तो आपको लोग को सबको पता होगा लगभग। राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है? तो निर्वाचक मंडल करते हैं। कि कौन करते हैं? निर्वाचक मंडल करते हैं। ठीक, 19 नंबर क्वेश्चन, प्रधानमंत्री किसका वास्तविक प्रमुख होता है? प्रधानमंत्री किसका वास्तविक प्रमुख होता है? तो प्रधानमंत्री किसका वास्तविक प्रमुख होता है? तो सरकार का, संसद का नहीं, न्यायपालिका का नहीं, राज्य का तो नहीं होगा, सरकार का होता है। मान लीजिए जो प्रधानमंत्री होता है ना, तो मंत्री परिषद का हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है। ये क्या होता है? हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है सरकार का। समझ गए? लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो आप लोग को पता होगा 5 वर्ष का होता है लोकसभा का कार्यकाल। 5 वर्ष का होगा लोकसभा का कार्यकाल। राज्यसभा का कितने होता है? 6 वर्ष होता है। ये सब तो आप लोगों को पता ही होनी चाहिए। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, क्योंकि यह भंग नहीं होती है। राज्यसभा कभी भंग होती है? नहीं होती है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है क्योंकि यह भंग नहीं होती है। पहला आंसर हो जाएगा। 21 का क्या हो जाएगा? पहला होगा भंग। इसका कार्यकाल कितने? 6 वर्ष का होता है। इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। प्रत्येक 2 वर्ष के बाद 1/3 इसमें से जो सदस्य होते हैं इसको हटा दिया जाता है। समझ गए? इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। यह भंग इसलिए नहीं होती है कि प्रत्येक 2 साल के बाद 1/3 को हटा दिया जाता है। राज्यसभा एक अस्थायी सदस्य। समझ गए? न्यायिक पूर्वालोकन का संबंध किससे संबंधित है? न्यायिक पूर्वालोकन का मतलब समझ गए? मान लीजिए कि आप कोई केस किए, मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट चाहे हाई कोर्ट कोई मान लीजिए कि जजमेंट सुना दिया, बाद में फिर उसको लगा कोई दूसरा केस में कि वो गलत जजमेंट दे दिए है, तो उसको क्या करते हैं? वो न्यायिक पूर्वालोकन करते हैं। मतलब उस जो जजमेंट दिए उसको चेंज कर सकते हैं, जो फैसला दिए उसको चेंज कर सकते हैं। तो क्या करते हैं? न्यायपालिका कर सकते हैं। इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 22 का सी, न्यायपालिका। देखते हैं आप, सुप्रीम कोर्ट को ऐसा जजमेंट दे दिया और जजमेंट को देखते पुनः वो क्या करते? चेंज कर देते, उसको बोलते हैं पूर्वालोकन। तो न्यायपालिका से संबंधित है। भारत में चुनाव आयोग क्या है? एक क्या है? भारत में चुनाव आयोग क्या है? भारत में चुनाव आयोग एक है, क्या है? संवैधानिक संस्था है दोस्तों। ये क्या है? एक संवैधानिक, तभी हो जाएगा। एक दलीय प्रणाली का उदाहरण है। आप देखिएगा, एक दलीय प्रणाली का उदाहरण है। भारत एक दलीय है, बहुदलीय। अमेरिका द्विदलीय है। चीन, देखिए अब आ गया, चीन हो जाएगा। चीन एक दलीय प्रणाली है, यहाँ पे एक ही दल है, कोई दूसरा दल ही नहीं है। समझ गए? भारत में चीन में एक ही पार्टी है, उसी पार्टी को चुना जाता है। जैसे भारत में बहुदलीय है, देखते हैं कांग्रेस है, यहाँ पे भाजपा है, आरजेडी है, बहुत सारे पार्टी यहाँ पे बहुदलीय पार्टी होती है। जैसे अमेरिका में देखिएगा 2 पार्टी है, यहाँ सिर्फ 2 पार्टी। आगे इसका क्वेश्चन भी आएगा, देखिए ना। 2 दलीय का उदाहरण क्या है? देखिएगा यहाँ पे 2 दलीय प्रणाली का उदाहरण कौन सा है? तो देखिएगा अमेरिका में 2 ही पार्टियाँ हैं, पहला और दूसरा। अब ये दोनों 2 ही पार्टी में से चुना रहता है। देखिएगा, एक जो बाइडेन का रहता है अमेरिका में, एक ट्रंप की पार्टी है। तो बस 2 ही पार्टी है वहाँ, 2 ही दलीय। समझ गए? तो अमेरिका हो जाएगा, जहाँ 2 ही पार्टी चलती है। बहुदलीय प्रणाली का उदाहरण देखिए, बहुदलीय प्रणाली का उदाहरण कौन सा है? चीन, अमेरिका, भारत, ब्रिटेन। भारत। बहुदलीय प्रणाली का उदाहरण कौन सा है? भारत। भारत में आप देखिएगा कांग्रेस है, भाजपा, तीसरा देखिएगा राजद, चौथा देखिएगा कांग्रेस, भाजपा, राजद, बहुत सारे। भारत में तो अनेकों पार्टियाँ हैं, इसको क्या कहेंगे? बहुदलीय पार्टी कहेंगे। बहुत सारा जदयू, तो यहाँ पे बहुत सारी ऐसी पार्टियाँ हैं। तो देख लीजिए आप लोग, 27 नंबर क्वेश्चन, धर्मनिरपेक्ष राज्य का अर्थ है। धर्मनिरपेक्ष राज्य का क्या अर्थ होता है?
धर्मनिरपेक्ष राज्य का दोस्तों अर्थ होता है सभी धर्मों को समान मतलब सभी धर्म को एक समान मानना, इसी को धर्मनिरपेक्ष राज्य होता है। भारत का कोई ऐसा है धर्म, कोई धर्म नहीं है, यहाँ पे अनेकों जाति या धर्म के लोग रहते हैं, इसे सभी धर्मों को समान अवसर मिले। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य कब घोषित किया गया? भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य कब घोषित किया गया? मतलब सभी धर्म के लोग यहाँ रह सकते हैं, सभी जाति के लोग रह सकते हैं, उसे किसी को कोई दिक्कत ना हो। तो कब होगा? बी 1976। 1976 का 42वां संविधान संशोधन द्वारा किया गया था दोस्तों, संशोधन द्वारा। एक क्वेश्चन पूछा भी गया है, बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन है, अब हम उसमें लगा देंगे कि किस वर्ष बिहार बोर्ड में पूछा गया है। 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया था ये, तो समझ गए आप लोग। भारत का धर्मनिरपेक्ष राज्य कब घोषित किया था? 1976 में किया गया था, 42वां संविधान संशोधन द्वारा। मौलिक अधिकार को निलंबित किया जा सकता है, मौलिक अधिकार को निलंबित किया जा सकता है आपातकाल के समय। मौलिक अधिकार को निलंबित किया जा सकता है कब? तो आपातकाल के समय, लेकिन आर्टिकल 20 और 21 को